जीएस मेंस में कितने पेपर हैं? सोचो तुम्हें सिलेबस नहीं पता। पहला काम तो ये करो कि मतलब प्रिपरेशन का मतलब पढ़ना ही नहीं है। थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आज मैं कर देता हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करें, पहले क्या करें। 90% people leave humanities after class 10th। 90%। जो 10% ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, 10% में 8% कॉमर्स पढ़ते हैं, सिर्फ 2% ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। ये स्कूलिंग है इंडिया में। स्कूलिंग जो इस इंडिया में है वो 90% पीसीएमबी में से कुछ भी लेते हैं। पीसीएमबी, कुछ तो बड़े बहादुर हैं, पूरा पीसीएमबी ले लेते हैं, मैथ बायो दोनों लेते हैं। उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। पीसीएम और भी बहुत है, पीसीबी ही बहुत है, पीसीएमबी मैथ्स भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे, तो वो तो दूसरी दुनिया के लोग हैं। इसमें से 7% जो है ना, ये कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के, स्कूल की टाइम की बात कर रहा हूं। और 3% होते हैं ह्यूमैनिटीज के। लेकिन इंडियन स्कूल में ह्यूमैनिटीज जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी नहीं पढ़ाई जाती। एक्चुअली इस देश का मानना यह है, इस देश की साइकोलॉजी ये है कि ह्यूमैनिटीज पढ़ के तुम कुछ कर नहीं सकते। खासकर ह्यूमैनिटीज पढ़ के तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि तुम पढ़ रहे हो नौकरी पाने के लिए। इंडिया की जो साइकोलॉजी है इंडिया की, वो कहता है कि आपकी एजुकेशन का मोटिव है एम्प्लॉयमेंट। तो वो कहता है कि भाई जब आपकी एजुकेशन का मोटिव एम्प्लॉयमेंट है तो कॉमर्स वाला तो कम से कम हिसाब अकाउंटिंग की जॉब पा जाएगा, साइंस वाला डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। ह्यूमैनिटीज कहां, कौन सी नौकरी मिलेगी उसे? इसलिए ह्यूमैनिटीज इज हाईली निग्लेक्टेड इन इंडिया। इसको समझो तुम, अभी तुम्हारी ये तैयारी हो पाएगी। अब 10th के बाद आपने छोड़ दिया ह्यूमैनिटीज, 2 साल आपने पीसीएम किया या पीसीबी किया या पीसीएमबी किया, फिर आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया या 4 साल इंजीनियरिंग की, 6 साल, 6 साल आपका ह्यूमैनिटीज से कोई नाता नहीं था। आपको पता ही नहीं था कि ह्यूमैनिटीज, आपको पता है कि ह्यूमैनिटीज से कोई रोल नहीं है। ये साइकोलॉजी आपके मन में है और इस साइकोलॉजी को लेकर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में कूद जाते हो। बस यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। यही समस्या है। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती कायदे से इंडियन स्कूल्स में, क्योंकि वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी नहीं। ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस, लेकिन हर कॉलेज में नहीं पढ़ाई होती। अच्छी यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई होती। एंड ह्यूमैनिटीज के साथ स्टेप मदर एटीट्यूड है इंडिया में, प्रेजेंट सिनेरियो, स्पेशली आफ्टर 1990। अब एक तो आपका स्टेप मदरली एटीट्यूड है ह्यूमैनिटीज के साथ। दूसरी बात क्या है कि चूंकि 91 के बाद सबको जॉब चाहिए, बीटेक करना है, आईटी सेक्टर में जाना है, डॉक्टर बनना है सबको, तो लिटरेचर ने पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, पोएम्स पढ़ते थे, तो उससे भी सोचने की क्षमता डेवलप होती थी। अब जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं
वो रियलिस्टिक और हिस्टोरिकल नॉवेल्स नहीं होती हैं, फिक्शन। चलो अच्छा है, फिक्शन भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे कोई नई चीज आती है बाजार में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब कॉन्सेप्ट आया, तो मुझे एक चीज पता है कि यार जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर मूवी बनती है। इंडिया में रोबोट बनी, उसने समझाया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या, तो मूवी देख के मुझे समझ में आ गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिर्फ उस मूवी के बल पे मैं 2 घंटे बोल सकता हूं। भाई मूवी क्या है, सोसाइटी का मिरर ही तो है। और जहां पर बॉलीवुड फेल करता है या पीछे होता है, वहां हॉलीवुड आगे हो जाता है। तुमको दुनिया का कोई भी मुद्दा समझना है इंटरनेशनल, उस पे हॉलीवुड की कोई ना कोई मूवी जरूर होगी। तुम सर्च तो करो, ग्रेट डिप्रेशन पे मूवी है, वर्ल्ड वॉर पे मूवी है, किस पे मूवी नहीं है। अब तुमने अगर मूवी देख ली, जैसे भारत एक खोज है, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना, समझ नहीं आ रहा क्या है, भारत एक खोज सीरियल देख लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हिस्ट्री का एक बड़ा जबरदस्त आउटलाइन मिल जाएगा तुम्हें कि अच्छा ये था एंशिएंट, ये था मेडिवल, ये था मॉडर्न। अब तुमने ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी, वो भी क्लास 10th में टीचर ने कह दिया था कि इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी काम नहीं आएगी। एंड देन वन डे सडनली आपको आईएएस बनना है। पेपर 1 एससे, आपने कभी क्लास 2nd में एससे लिखा था काऊ पे, काऊ हैज 4 legs, काऊ गिव्स मिल्क, इट्स अ होली एनिमल इन इंडिया, काऊ काऊ काऊ। उसके बाद आपको पता ही नहीं क्या काऊ है। एस्से का मतलब होता है, ये पेपर 1 है, एस्से, एस्से, एस्से का मतलब क्या होता है, क्या है, व्हाट इट इज, जिस पे भी आप अभी क्या है, कहां जाना है, वेयर टू रीच, कहां पहुंचे, वेयर वी हैव रीच्ड, और कहां जाना है, व्हाट इज द गोल। ऐसे फिलोसॉफिकल भी है, इकोनॉमी से भी है। ऐसे का मतलब यह है कि आपको, जैसा पोजीशन ऑफ वुमेन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, अब इसके लिए एक मूवी है लज्जा, लज्जा, बड़ी प्यारी मूवी है, तुम सिर्फ उस मूवी को देख के जाकर लिखाओ तो 130 तो मिनिमम मिल ही जाएगा। चार वुमेन की स्टोरी है और 4 डिफरेंट क्लास की वुमेन है, वैदेही है, मैथिली है, रामदुलारी है, 4 वुमेन है उसमें। वैदेही एक अर्बन वुमेन है, यूएस में रहती है, मनीषा कोइराला ने उसका रोल किया है। मैथिली एक मिडिल क्लास इंडियन वुमेन है, फिर वो माधुरी दीक्षित का भी कोई नाम है, वो भी सीता से ही कनेक्टेड है, और फिर रामदुलारी एक गांव की वुमेन है चारों सीता के ही नाम। क्या प्रेजेंटेशन दिया है, ये तुम्हारा पहला पेपर है, इसे पढ़ा नहीं जाता। अब चूंकि तुम्हारा ह्यूमैनिटीज है ही नहीं, तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं, इकोनॉमी के साथ सोसाइटी चलेगी भैया, ऐसे लिखना है ना, तो अब इकोनॉमी
इकोनॉमी के साथ सोसाइटी चलेगी। तुम देखो 1950s की मूवी, फिर उसमें एक्ट्रेस को देखो, फिर उसके गाने देखो, और फिर तुम 1995 की देख लो, तुम्हें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन तुमने इकोनॉमी कभी पढ़ी ही नहीं 10th के बाद। अमंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजुर बिहारी, ये रिंगटोन है, अच्छा है। इस लाइन का मतलब बताओ। यही तो खराबी है ना, कि खाने में पिज्जा कुछ देता नहीं, बस अच्छा लगता है। मैगी में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, बस अच्छी लगती है। यही तो बर्बाद है ये कंट्री। सोचो कितनी वेल एजुकेटेड लड़की है, कह रही बस अच्छा लग रहा है। आज की सोसाइटी इसी पे चल रही है, वैल्यू एडिशन नहीं करना, अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र की जो स्टेपल डाइट है, भाकरी, महीने भर खा लो, मार दो दीवार में, इस पार से उस पार हाथ चला जाएगा। नहीं, पर तुम खाओगे ही नहीं। कर्नाटका में रागी बाउल्स, मिलेट है वो, एक महीना खा लो, पैदल चले जाओ बैंगलोर से दिल्ली तक, इतनी एनर्जी पैदा होती है। जीवन में वैल्यू एडिशन करो, अच्छे पे ध्यान मत दो। फिटकरी, फिटकरी और मिस्री दोनों का कलर एक है। अच्छे के चक्कर में लोगों ने कैक्टस का पौधा लगा लिया घर में, पूरी जिंदगी कांटे में बदल गई। पहले लोग लगाते थे तुलसी, भाई साहब डेली जो खाएगा ना उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी। मतलब 2 पत्ती तुमने चाय में डेली डाल ली तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में, कोई, इतनी औषधीय गुण है उसमें। और 10 कैक्टस प्लांट लगाने से अच्छा है 5 तुलसी का पेड़ लगा लो। ये है आज की एजुकेशन पॉलिसी। उसने लाइफ में वैल्यू एडिशन को ही खत्म कर दिया। अच्छा लगना चाहिए। अब तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज नहीं है, तुमको क्या पता यार इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन होता है। अब तुम जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ोगे पॉलिटी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो जो सोशल गोल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो तुम्हें कैसे समझ में आएंगे। इकोनॉमिक गोल, सोशल गोल, कल्चरल गोल, क्योंकि तुम्हें इंडिया की इकोनॉमी पता ही नहीं। इकोनॉमी और सोसाइटी से रिलेटेड है कल्चर, तभी तो तुमसे कल्चर पढ़ने को कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप किसकी देन है, न्यू इकोनॉमी और सोसाइटी की। इंडियन कल्चर में जो ये चीज आई लिव इन, वो किसकी देन है, न्यू इकोनॉमी और सोसाइटी की। कैरियर ओरिएंटेड लड़के लड़कियां 30 साल हो गया, बोले अभी कैरियर बना ही नहीं, नहीं करेंगे शादी। तो ये बात तुम सोच रहे हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, फिर शरीर की डिमांड, वो थोड़ी सोचेगी। तो वो तो कोई रास्ता निकालेगी ना।
सोचो तुम्हारी गलतियां क्या है, तुम कहां गलती करते हो। ये बातें समझ में आ रही ना। कैसे लिखोगे तुम इससे पहला पेपर 250 नंबर का, ब्लैंक हो तुम, इनकी कनेक्टिविटी नहीं पता तुमको, और तुम कूद के जाके कोचिंग में बैठ जाते हो। ब्लैंक आदमी, ब्लैंक। इकोनॉमी पॉलिटी, इकोनॉमी सोसाइटी कल्चर से जुड़ा हुआ है पॉलिटी। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी आगे बढ़ी, लोअर कास्ट में पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ी, सोशल अवेकनिंग बढ़ी, उसमें भी लोग पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोजीशन पर आए, उनके अंदर भी सोशल अवेकनिंग आई, उनके भी मन में आया कि यार हम भी राजनीति में आए, कास्ट अवेयरनेस बढ़ी, बामसेफ बना, बामसेफ बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, अच्छी बात है। लालू यादव के रूप में बिहार को ओबीसी चीफ मिनिस्टर मिला, ओबीसी कम्युनिटी खुश हुई कि यार हमारा भी नेता बना, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, ये किसका परिणाम है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का, कल्चरल डेवलपमेंट का। पर तुमको ये सारा डेवलपमेंट पता ही नहीं। कैसे करोगे? इससे कर पाओगे? लिख पाओगे? बात समझ में आ रही है ना? कैसे करोगे? किसी भी व्यक्ति को सिविल सर्विस की तैयारी करने करने जब वो जाए, पहले सिलेबस खरीदे। पहला काम ये करे, कोई किताब नहीं, सिलेबस अनसॉल्व और सॉल्व जीएस का ऑप्शनल साइड में कर दे। अभी ऑप्शनल पे डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट पेपर एस से 250 नंबर, पढ़ना ही नहीं है, जानना है, ये सब चीजें जाननी है। सारे डेवलपमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नहीं, या सुनो, कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ना बड़ी अच्छी बात थी। कास्ट राइवलरी कैसे बढ़ गई? दोनों अलग बातें हैं। कास्ट कॉन्शियस एंड कास्ट राइवलरी, आज क्या है? कास्ट राइवलरी है। अब ये कास्ट कॉन्शियसनेस जो बढ़ी, ये राइवलरी में कैसे बदल गई? ऐसा कैसे हो गया? हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। तो कोई तो घटना घटी होगी। कुछ तो इवेंट हुआ होगा ना, ऐसा थोड़ी हो गया। तो तुम एक काम करो, जहां पे तुम ह्यूमैनिटीज छोड़कर आए थे, वहीं से ह्यूमैनिटीज को उठा लो।
पहले फेज में 15 महीने की तैयारी है ये, 15 मंथ्स की मिनिमम, मैक्सिमम 2 साल की तैयारी। मेरा मानना यह है कि किसी चीज में अगर तुमको एक्सेल करना है, उसमें तुम पहले मजा डेवलप कर लो। एक बार जो चीज तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें मजा आने लगा तो उसमें एक्सेल कर जाओगे। अब साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एक बहुत बड़ा फर्क है। साइंस में क्या है, मैथमेटिकल है, अप्रोच है। तुमको एनालाइज नहीं करना। न्यूटन के नियम में क्या एनालाइज करोगे? न्यूटन का नियम सीधा सीधा है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless external force is applied। बस आ गया समझ में, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कॉमर्स का भी अप्रोच मैथमेटिकल है, लेकिन ह्यूमैनिटीज का अप्रोच एनालिटिकल है। एनालिसिस को डेवलप करना पड़ता है। कैसे? ये बहुत बड़ा खेल होता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एनालिसिस करना होता है। अशोक का धम्मा, अशोक, अब पहली चीज इसकी टेरिटरी देखो, काबुल से कर्नाटका, ये इसकी टेरिटरी है। और ये डाइवर्सिफाइड टेरिटरी है। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। अशोक की जो टेरिटरी है वो डाइवर्सिफाइड है, और हर्ष की जो टेरिटरी है वो लिमिटेड है, उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है। सेकंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी। पैसा आ रहा है चारों तरफ से, अर्बन इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी जैसे तुमने सुना, तुम्हें अमेरिका क्लिक किया कि यार अमेरिका में तो यार तारिक साहब भी जाते हैं, बाबा रामदेव भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी जाती हैं, तो क्यों जाती हैं अमेरिका में? अर्बन इकोनॉमी। लेकिन बाबा रामदेव अफगानिस्तान नहीं जा सकते। दूसरा फैक्टर देखो, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म। प्लस रिलीजियस इंस्पिरेशन। अब इन चार चीजों को सामने रख के फिर धम्म को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये स्कूल में नहीं बता सकते, वो लड़का पागल होकर भाग जाएगा। स्कूल में सिर्फ इसको बताएंगे व्हाट इज धम्मा, फिनिश। ह्यूमैनिटीज की जान है ये एनालिसिस। ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा।
अब कुछ लोग लकी हैं, बहुत लकी हैं, कुछ लोग बहुत लकी हैं, उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए। अच्छे इन सेंस सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि वो जानते हैं सब बातों को, खुद आईएएस हैं या अवेयर है, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को 12th से पढ़ाना शुरू कर दिया इसी मोड पे। जैसे तुम टीना दादी का एग्जांपल ले लो, या तुम निशा अग्रवाल का एग्जांपल ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी वो, तो उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया। और चीजों को सीखने में टाइम लगता है, वो चाहे साइकिल सीखना हो चलाना, चाहे कार चलाना सीखना हो, तुम सीखने में बस टाइम लगेगा, तुम वो टाइम लगाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो आते कहते हैं सर बस इसी साल देना है, इस साल आईएएस बनना है। हम भी कुछ नहीं कहते, जाओ बन जाओ। ये सब टाइम लगेगा सीखने में, पहले फाउंडेशन बनाना है, फिर एनालिसिस सीखनी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या एनालिसिस करोगे? वहां कुछ एनालिसिस करना है नहीं, लेकिन यहां तो करना है ना। तो जो आदमी आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, उसको पहली चीज क्या करना है, अपने बेसिक्स जहां पे वो ह्यूमैनिटीज को छोड़कर आया है वहीं से उसे शुरुआत करनी है। दूसरी चीज क्या डेवलप करनी है, एनालिटिकल पावर। मॉडर्न इंडिया में पढ़ाने जा रहा हूं, पहले तो तुम ये जान लो कि मॉडर्न का मतलब क्या है। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न सोसाइटी। तुमको मॉडर्न का मतलब पता नहीं हो, तुम बिपिन चंद्रा बड़ी वाली उठा के पढ़ रहे हो। नेशनल मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? अब मूवमेंट जो शुरू होते हैं, मूवमेंट, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, इनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंस। तो 1857 से पहले नेशनल मूवमेंट नहीं है, 1857 के बाद नेशनल मूवमेंट है। क्वेश्चन लगा दो कि बाद में क्यों है यार? पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? अब पैसा आ गया तो लीडरशिप कहां से आ रही है? ये सब सोचोगे ना। तो पहला प्रोमिनेंट लीडर है दादा भाई, दूसरे प्रोमिनेंट लीडर है तिलक, चौथे प्रोमिनेंट लीडर है गांधी, तीसरे। तो दादा भाई सिर्फ एरिस्टोक्रेसी के लीडर हैं, तिलक के साथ एरिस्टोक्रेसी पर प्लस मिडिल क्लास आ गया, और गांधी ने वर्किंग क्लास को भी जोड़ लिया। क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला तो क्वेश्चन यही होगा ना कि नेशनल मूवमेंट क्यों शुरू 1850 से? अब दादा भाई, तिलक और फिर गांधी, ये तीन लीडरशिप देखते हैं इनिशियली। इनकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी तक सीमित है, और ये लड़ नहीं रहे हैं, राजा महाराजा लड़ते नहीं है, प्लीड करते हैं। इनको लगता है कि लंदन की पार्लियामेंट को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को हमारी दुर्दशा पता नहीं है, तो इलेक्शन लड़ते हैं लेबर पार्टी के टिकट से, वहां की पार्लियामेंट में जाते हैं कि मैं जाके वहां की पार्लियामेंट को बताऊंगा कि देखो साहब हम परेशान हैं। बिजनेसमैन किसी से लड़ता नहीं है,
सिर्फ अपनी बात रखता है। फिर ये आ गए, इन्होंने तो सिर्फ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं, रेजिस्टेंस, हमारी बात नहीं मानोगे हम रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं। इनके साथ एरिस्टोक्रेसी भी है, मिडिल क्लास भी है। इनका सक्सेस ये है कि इन्होंने वर्किंग क्लास में पेनिट्रेट कर दिया, बस यहीं पे नेशनल मूवमेंट मजबूत हो गया, जवान हो गया। यहां पे वो इन्फेंट है, यहां पे वो बच्चा है, यहां पे वो यूथ में आ गया। अब कहता कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। कराची सेशन 1931, अब उसका गोल ही बदल गया। यहां 10 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 1000 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 2 लाख लोग खड़े हैं। अब डिमांड बदलेगी ना, तो ये जो डेवलपमेंट ग्राफ है ये कैसे चल रहा है, कैसे? तुम इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हो, इसी मूवमेंट में एक आदमी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसी मूवमेंट के दौरान तुम्हें एक और आदमी दिखाई पड़ेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तुम्हें लगेगा ये शैतान है। यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है एरिस्टोक्रेसी में। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। हमारी बहन मायावती है, तो जब वो पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। तिलक ब्राह्मण्स, तराजू बिजनेसमैन, तलवार क्षत्रियस, बोले इनको जूता मारो। सीएम बन गई। अब उन्हें लगा यार सीएम तो बन गए, पीएम बनना है। पीएम बनना है तो सबको साथ में लेके चलना है। तो उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उनके भाई हो गए कलराज मिश्रा जी, उनके भाई हो गए लालजी टंडन, उनके पर्सनल सलाहकार हो गए सतीश चंद्र मिश्रा, उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है नकुल दुबे। अब एक गांव का दलित और ब्राह्मण दुश्मन हो गए। हो गए ना। अच्छा सोचती थी, महान नहीं सोचती थी, पढ़ी लिखी है, पर शायद डॉक्टर अंबेडकर को समझ नहीं पाई, नहीं तो पीएम होती इंडिया की। कभी कभी तुम इमीडिएट फायदे पे ज्यादा ध्यान देते हो। आडवाणी जी को लगा इमीडिएट फायदा, राम टेम्पल, तो उत्तेजना तो पैदा कर ले गए, मिला कुछ नहीं। एक होता है इमीडिएट फायदा, एक होता है लॉन्ग टर्म फायदा। लॉन्ग टर्म फायदे में तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकती है, शुरुआत में फेलियर्स हो सकते हैं, सेटबैक्स हो सकते हैं।
बेसिक्स, फिर एनालिसिस। अब तुम्हारा सेकंड पेपर जो है जीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं हिस्ट्री में सब आ गया, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, फिर ज्योग्राफी पूरा, फिर सोसाइटी, आ गया ना। तुम इंडिया के पॉलिसी मेकर हो, भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1950 में था? नहीं था। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार अननेसेसरी बेनिफिट सबको क्यों दे, तो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ले आई। तो तुम्हें जानना चाहिए ना क्यों लाई, कब लाई। अब तुम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, हिंदू बन गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम चपरासी नहीं बनोगे। तुम मुसलमान बन के पढ़ोगे, तुम ब्राह्मण बन के पढ़ोगे, तुम दलित बन के पढ़ोगे, तुम पंडित नेहरू को पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेगा ये तो ब्राह्मण है यार, रिश्तेदार है हमारे। तुम राजा हो इस देश के, पॉलिसी बनाने जा रहे हो, देश चलाने जा रहे हो। तो अब सेकंड पेपर का, तुम सेकंड पेपर को पढ़ने को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक बेसिक्स का पार्ट, एक एडवांस पार्ट। ऐसे के लिए रुक जाओ, ऐसे के लिए रुक जाओ, जंप मत करो, कूदो फांदो मत, भागो मत कहीं। अब हिस्ट्री तुम पढ़ लो छोटी छोटी किताबों से, क्लास 6 की एनसीईआरटी, रोमिला थापर, एंशिएंट इंडिया, एक पिक्चर आ जाएगी तुम्हारे सामने। पहले एक पिक्चर तो फ्रेम तो बना लो। 7th की मेडिवल इंडिया पढ़ लो, पुरानी वाली, 8th की मॉडर्न इंडिया, फ्रेम। अब तुम्हारी उम्र 20 साल और पढ़ रहे हो तुम 8th की एनसीईआरटी, समझ में नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? एकदम आएगी। क्योंकि तुम तो उसे 10th में छोड़ आए थे ना। फिर जब पहला चैप्टर तुम ओपन करो, 18th सेंचुरी इंडिया, ऊपर लिखो कि ये चैप्टर मुझे बताएगा कि 18th सेंचुरी इंडिया कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। फिर उसकी पिक्चर बनाओ पहले चैप्टर में, हर चैप्टर की एक पिक्चर बनाओ कि मुगल एम्पायर गिर चुका था, रीजनल स्टेट्स पैदा हो चुके थे, मराठा एक पावर के रूप में उभर रहा था पर अफगानों ने मार दिया, नादिर शाह भारत को प्लंडर कर रहा है, मुगल कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। महमूद गजनी, तैमूर लेम और नादिर शाह। तो तुम्हारे घर में कोई कब घुसेगा? जब तुम्हारा घर कमजोर होगा, प्रॉस्परस और कमजोर। तो भारत 1000 AD में कमजोर था लेकिन प्रॉस्परस था। किसने लूटा? महमूद गजनी ने। तो लिख लो, प्रॉस्परस पर कमजोर। ये मत कहो मुसलमान था भैया, हिंदुओं को लूटने आया था। तो दिल्ली में सबका नाम पूछा था क्या कि तुम्हारा नाम फैजल शेख? बोले छोड़ दो। तुम्हारा? बोले अवध ओझा। बोले लूट लो। थर्टीन 98 तैमूर, प्रॉस्परस पर कमजोर, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। 1739 प्रॉस्परस पर कमजोर, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। इसका फायदा, इसके बैकग्राउंड में कौन सा फायदा हुआ? टर्किश स्टेट, दिल्ली सुल्तान्स। इसके बैकग्राउंड, ये किसका बैकग्राउंड बना? मुगल्स। ये किसका बैकग्राउंड बना? इंग्लिश। नहीं,
भारत में दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय किसने खोला? संस्कृत, संस्कृत कॉलेज फॉर दलित्स इन इंडिया, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज। ट्राई कर लो। किसने? एंड यू आर द एजुकेटेड सेक्शन ऑफ दिस कंट्री। ईश्वर चंद विद्यासागर, and he is a Brahmin. He resigns from his government job and he says कि Dalits will study Sanskrit and Dalits will become Hindu priest. अब ये बात अगर इस देश के हर आदमी को पता हो तो तुम उसे पोलराइज कर सकते हो? पता ही नहीं। कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, उसको आदमी कौन सा इलेक्शन लड़ना था? ईश्वरचंद विद्यासागर को। ईश्वरचंद विद्यासागर को कौन सा इलेक्शन लड़ना था? सेकंड पेपर में दो पार्ट, 6th, 7th, 8th इंडियन हिस्ट्री और सिर्फ 12th वर्ल्ड हिस्ट्री। 12th की जो पुरानी वाली वर्ल्ड हिस्ट्री है, कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, पढ़ जाओ उसको एक एक लाइन। व्हाट इज वर्ल्ड वॉर? गैंग वॉर। जैसे ठेकेदारी की लड़ाई होती है ना, ठेकेदारी की लड़ाई ही तो है। पुणे से मुंबई नेशनल हाईवे बन रहा है 500 करोड़ का, अब महाराष्ट्र में ठेकेदारों के गुट है, लड़ेंगे नहीं? गोली भी चल सकती है। थर्ड पेपर कितना प्यारा है। थर्ड पेपर तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं, गवर्नेंस, पॉलिटी, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, कन्या विद्याधन योजना जिसको तुम पॉलिसीज कहते हो, लाडली योजना। और गवर्नमेंट की जब भी कोई पॉलिसी आती है तो राज्यसभा टीवी पे डिस्कस होता है ना, क्यों नहीं सुनते हो तुम? कौन मना किया तुमको? शुरुआत करनी कहां से है? मेंस से। आईएएस की तैयारी जो भी शुरू करेगा वो मेंस से शुरू करेगा, लेकिन मेंस से शुरू करेगा वो तो ठीक है, प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज होगा मेंस। कुछ नहीं सोचना इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बारे में, सोचना ही नहीं। लेकिन मेंस को वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। मेंस से तैयारी शुरू होगी, एक होगी बेसिक्स की पहले तैयारी और दूसरी होगी एडवांस्ड फेज, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज को छोड़ चुके हैं। ये स्टेप 1 होगा किसी भी नए आदमी का। मेंस का सिलेबस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4।
बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं। और अगर ये आप 19 साल से शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है, 20 साल से आपने किया तो भी अच्छा, 22 में किया तो भी अच्छा। अभी मुझे एक लड़का मिला इंटरव्यू बोर्ड में, यहाँ सचिन मोरे, एसबीआई में मैनेजर है। कहा सर मुझे 2 साल पहले लगा कि मुझे माईएस बनना है, लास्ट अटेम्प्ट है उसका, इंटरव्यू दे रहा है। एसबीआई में ऑलरेडी मैनेजर है वो, एक ही अटेम्प्ट बचा था उसके बाद। कहा मैंने वही सब सुना आप लोगों को, बेसिक्स वोसिस पर डाला, जिस दिन मेरी बेसिक्स क्लियर हुई मुझे लगा ये तैयारी तो कुछ है ही नहीं, इंटरव्यू दे रहा है। पहले तुम ये तैयार करो, ये बेसिक्स। 8th की एनसीईआरटी उठाओ, मॉडर्न इंडिया की, बिपिन चंद्रा, पुरानी वाली, और पहला चैप्टर 18th सेंचुरी इंडिया लिखो, उस चैप्टर के ऊपर लिखो, वंस आई कंप्लीट इट आई विल बी अवेयर अबाउट व्हाट इंडिया इन 18th सेंचुरी, व्हाट पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर। कोई भी कंट्री गुलाम कब बनेगी, कोई भी व्यक्ति गुलाम कब बनेगा, जब वो कमजोर होगा। 18th सेंचुरी में इंडिया गुलाम बन गया, तो हमें बैकग्राउंड तो देखना पड़ेगा ना कि किस बैकग्राउंड में गुलाम बना। 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका ब्रिटेन में, भौगोलिक खोजें हो चुकी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, एरा ऑफ एनलाइटनमेंट चल रहा है, रेनेसांस खत्म, एनलाइटनमेंट। पश्चिम में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये मुजरे में बिजी है, मुजरा देख रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पश्चिम के लोगों से कह रहे हैं भैया हमारे लिए हिंदुस्तान के आदमी के साथ बाहर चले आओ कंट्री के, लौटेगा तुम्हारा पासपोर्ट मांगेगा, पासपोर्ट दे दो भैया, क्यों, ड्यूटी फ्री शराब लेनी है। न्यू ईयर आ रहा है, एक किताब खरीद के पढ़ लो 31 तारीख को, कि न्यू ईयर पढ़ के मनाएंगे। कोई जरूरी दारू भी कहीं मनाएंगे, फिर रात में 2 बजे कोई नंगे टहल रहा है सड़क पे, पुलिस वाले मेरे को कह रहा जय हिंद, वो पुलिस वाले को भी लगा कि आज तो तुम्हें ले चल के ठोकेंगे। लाइन लग रही शराब की दुकानों पे, फिर कहता सुपर पावर बनना है हमको, कहाँ का, नहीं हम बनेंगे सुपर पावर। प्रधान बन नहीं पा रहे हो गांव के, सुपर पावर बनोगे। दस किलोमीटर तुमसे पैदल चला नहीं जा रहा है, गुटखा खा के जिंदा हो तुम। अब तो इंडिया के लोगों का ब्लड टेस्ट होता है तो लैब में रिपोर्ट ही ब्लर हो जाती है, गुटखा भरा है,
जी पॉजिटिव दिखाता रहता है, जी पॉजिटिव जी निगेटिव। बोले यार ये नया ग्रुप कौन सा है। फिर तुम सेकंड चैप्टर पे आओ, ये पहला चैप्टर हो गया, तुम्हें पता है कि कोई कंट्री गुलाम बनेगी तो वो कमजोर होगी। फिर सेकंड चैप्टर पे क्या है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, क्लास 8th की किताब कि भारत पर कब्जा कैसे हुआ, ये उसका दूसरा चैप्टर है। क्या बेहतरीन चैप्टर है, और इसमें तुम्हें 6 लोगों के बारे में पता चलेगा। पहला ड्यूप्ले, दूसरा क्लाइव, तीसरा वॉरेन हेस्टिंग, चौथा कॉर्नवालिस। क्लास 8th के लेवल पे। मैं जब मार्च में आऊंगा ना, ये पूरी किताब खत्म होनी चाहिए, क्लास 8। नहीं तो भाई साहब बैठने नहीं दूंगा क्लास में। क्लास 8 तो 2 महीने में पढ़ ही सकते हो ना। पूरा जनवरी तुम्हारे पास है, पूरा फरवरी तुम्हारे पास है। ये उनका दूसरा चैप्टर है, कॉर्नवालिस। फिर विलियम बैंटेक, सॉरी वो सब्सिडियरी अलायंस वाला कौन है, वेलेस्ली। फिर उसके बाद उन्होंने विलियम बैंटेक को पकड़ा, फिर उन्होंने डलहौजी को पकड़ा। खोलो ना क्लास 8 की किताब, एक नए डायमेंशन से कि भारत पर कब्जा हो रहा है यार। तो उस कब्जे में ये इसका क्या रोल है, उस कब्जे में ये क्या कर रहा है, उस कब्जे में ये कौन है। सीखो। अब जब नए शासक आ गए, नया रूलर आ गया, नया रूल शुरू हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा। तो तीसरा चैप्टर, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू इकोनॉमी। तो तुम्हें यहां मिलेगा रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पुलिस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। आंख बंद करके सोचो, परमानेंट क्या है भैया। इस देश के लोगों को लगा भाई हम तो गुलाम हो गए, जो जिंदा दिमाग के लोग थे उनको लगा कि भाई हम तो गुलाम हो गए। हर समाज में कुछ जिंदा दिमाग के लोग होते हैं, जिन्हें दिखाई पड़ता है। तो चौथे चैप्टर में तुम्हें मिलेगा राजा राम मोहन रॉय, जिंदा दिमाग का आदमी। ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो, गोपाल हरि देशमुख। ऐसे पढ़ो ना। तुम बिना बैकग्राउंड और बिना बेसिक्स की कोचिंग में कूद जाते हो, कोचिंग तुम्हारी बेकार हो गई, खत्म। तुम्हारी कोचिंग तुम्हारी बेकार हो गई। इनके भी क्वेश्चन देखने पड़ते हैं ना, टाइप करते रहते हैं। नहीं तो कहते हैं हमारी तरफ देख ही नहीं रहते, हम भी पैसा दिए हैं। तो मेंस के पूरे 4 पेपर को ऐसे छोड़ दो, तुम फर्स्ट पेपर छोड़ दो। अभी रुको, तुम सेकंड थर्ड पेपर पहले तैयार करो।
सेकंड पेपर से शुरुआत करो। सेकंड पेपर में तुम्हारे पास ऑप्शन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी उठा लो तुम। पहले उसका बेसिक बुक उठा लो, पूरा तैयार करो। फिर तुम गवर्नेंस पॉलिटी पे आ जाओ, उसका बेसिस भी उठा लो, उसका तैयार करो। सिलेबस से बाहर मत जाओ, सिलेबस से बाहर मत जाओ। सिलेबस पूरा मेंस का अपने सामने पेश कर लो। जब तुम्हारा बेसिक्स तैयार हो गया मेंस का पूरा, फर्स्ट राउंड में पूरा तीनों पेपर, बेसिक्स, तब तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तब तुम करो तो पता होगा डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या है। टीचर बोलेगा तुम अटेंटिव होकर क्लास में सुनोगे, जहां तुम्हें नहीं समझ में आएगा तुम क्वेश्चन करोगे। सर आंसर राइटिंग कैसे करें? पहले ऐसे लिख के दिखाओ। लिखो महाराष्ट्र पे 100 वर्ड, 100 वर्ड महाराष्ट्र पे नहीं लिख पा रहे हैं। 20 साल महाराष्ट्र में बीत गया, कुछ पता होगा तब तो लिखोगे। लिखने के लिए जानना जरूरी है। सर तुम कोचिंग ज्वाइन करो, और कर ही लिया। वो जो चेन खो गई थी ना तुम्हारी 10th के बाद, उस चेन को फिर से निकालना है बाहर। हिस्ट्री यानी पास्ट। व्हाट इज अ पास्ट? इट्स अ गाइड। इसलिए पढ़ना है, ये गाइड की भूमिका अदा करता है। अशोक से सीखना है कि इतना भी रिलीजियस नहीं हो जाना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। ब्राह्मणों ने रूल किया एंशिएंट पीरियड में। ब्राह्मणों ने, कौन है ब्राह्मण? कौन रूलर ब्राह्मण है? पुष्यमित्र सिंह को छोड़ के, पुष्यमित्र शुंग को छोड़ के एंशिएंट इंडिया का ब्राह्मण रूलर बताओ, कोई नहीं है। हिस्ट्री पढ़ना है गाइड के लिए। समुद्रगुप्त साउथ इंडिया आ रहा है, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी। History is a guide for the future leaders, bureaucrats, and also the people. एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मणों ने रूल किया था, ब्राह्मणों के हाथ में शासन था। अच्छा, बहुत परेशान किया ब्राह्मणों ने। कैसे? नहीं किया है। अरे तो हमको एक रूलर बताओ पुष्यमित्र शुंग के अलावा। गुप्तास ब्राह्मण है, मौर्यंस ब्राह्मण है, ये शाकास कुशानास ये सब ब्राह्मण है। लेकिन ये तो चलता रहेगा, उस पर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम सोसाइटी के हिस्से नहीं हो, तुम एरिस्टोक्रेसी के हिस्से हो। इकोनॉमी क्यों पढ़े? इकोनॉमी क्यों पढ़े? इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। 1950, 1991 एंड 2022 ग्राफ बनाओ ना इसका, तभी तो फ्यूचर में इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए तुम्हें पता चलेगा कहां पे सुधार करना है। इकोनॉमी इज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर नेशन एंड सोसाइटी। कहां थे, कहां हैं, और कहां थे, कहां पहुंचे, कहां हैं, और 2042 कहां जाना है।
What is the soul of modern economy? What is the soul of modern economy? Banks. सचिन से मैंने पूछा कि तुम एसबीआई में मैनेजर हो, एसबीआई की हिस्ट्री बताओ, नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, नहीं ध्यान दिया होगा। इकोनॉमी इज द मोटिवेटिंग फोर्स। तो देश में अगर पैसे को अच्छे से रोटेट करना है तो बैंक्स पे नजर रखनी पड़ेगी। देश में अगर रिसोर्स को मेंटेन करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर पे नजर रखनी पड़ेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा रोड्स, रेलवेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन। रिजर्वेशन रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना है, कास्टिसिज्म के खिलाफ लड़ना है। कास्टिसिज्म खत्म, रिजर्वेशन खत्म। What is the root cause of reservation? Casteism, Indian reservation. Everyone should fight against casteism. पेड़ की ब्रांच काटोगे वो फिर निकल आएगा। भाई इंडिया का जो दलित क्लास है, अगर उसको ये पता चल जाए कि अपर कास्ट कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया, वो विरोध करेगा। वो तो कहेगा अच्छी बात है भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हो गई ना यूनिटी? तो जब कास्टिसिज्म खत्म हो गया तो फिर रिजर्वेशन किस पे होगा? इकोनॉमिक बेसिस पे। उसमें सबको फायदा होगा। बैंक्स, नेशनल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये तुम्हें पूरा पिक्चर दिखाएगा कि पंजाब का आदमी भारत में कहीं मजदूरी नहीं करता। क्यों करेगा? उसकी एग्रीकल्चर मजबूत है। दिल्ली से जम्मू की तरफ जाओगे, हर स्टेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, पूरे साल उसके पास नौकरी है। और फिर कनाडा, जो बचा खुचा है वो कनाडा। तो पंजाबी वर्कर तुम्हें पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं दिखाओ जो पंजाब से वर्कर्स आते हो, क्यों आएंगे? ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है? ज्योग्राफी इज अ सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स। महाराष्ट्र में कौन सी फैक्ट्री लगानी है, यहां की ज्योग्राफी पढ़ लो। महाराष्ट्र में कहां इन्वेस्टमेंट करना है, महाराष्ट्र की सोसाइटी कैसी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। आइसलैंड में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे, भीख मांगने लगोगे। ज्योग्राफी इज अ सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स। क्वालिटी,
rules and regulations, monitoring the goals. Polity, preamble, सारे भारत के आदमी को पता होना चाहिए। एक भाई साहब हमको मिले, बोले बाबा साहब ने संविधान लिखा। मैंने कहा तुमने पढ़ा? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। तब क्या कूद रहे हो इतने ऊंचे ऊंचे? बाबा साहब ने इसीलिए तो संविधान लिखा कि तुम सब पढ़ो, सिर्फ ऐसे पकड़ के कूदना नहीं है। आर्टिकल 142 पता ही नहीं होगा इसमें क्लास में। इतनी बड़ी घटना जुड़ी आर्टिकल 142 से, बता ही नहीं पाओगे। इतनी बड़ी घटना, और तुमको आईएएस बनना है। भाई जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ इंडिया में तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उभरने लगा ना। व्हाट इज पॉलिटी? रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द गोल। तो तुम देखो 1757 से 1947 चार्टर एक्ट्स, ये कंपनी के गोल्स बताता है तुम्हें। इंडिया काउंसिल एक्ट, ये ब्रिटिश के गोल्स तुम्हें बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जिससे तुम्हें गोल पता चले कि हमें कहां जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे समझदार। यही पूना पैक्ट हुआ था, बोले दलितों के लिए मुझे एजुकेशन फंड चाहिए। तो कितना समझदार आदमी। किस मुस्लिम लीडर ने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा? कहना चाहिए ना कि तुम मथुरा में भी बना दो मंदिर, तो बनारस वाला भी ले लो, और बता दो, गिना दो, एक लिस्ट बना के एक बार दे दो कहां कहां तुम्हारा मंदिर था, ले लो। उतनी ही कॉस्ट का, उतनी ही कॉस्ट का एजुकेशन सब्सिडी मुसलमानों को हर साल दो। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की कीमत मान लो आज 100 करोड़ है। ऐसे 10, 20, 50 मस्जिद बता दो, 100 बता दो, 200 बता दो, चलो 400 बता दो। 400 मस्जिद 100 करोड़ की, कितना हो गया? हाँ 40,000, 4,000। इतना, ये 4,000 करोड़ जो है ये मुस्लिम एजुकेशन फंड में दे दो हर साल। अभी देखो सब भाग जाए अपने अपने इलाके में। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसे आप ही का है। यही तो सीखना है डॉक्टर अंबेडकर से, और क्या सीखना है? हमारे पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, हम कर लेंगे पूजा। क्या है आर्टिकल 142? किससे कनेक्टेड है? हाँ? कौन सी घटना जुड़ी है अभी उससे? बताओ। हाँ? अरे राजीव गांधी के किलर्स को एमनेस्टी दी गई ना। फिर क्या आ गया तुम्हारा? 6th, एनवायरमेंट। इसके बिना तो दुनिया सरवाइव ही नहीं कर सकती। डेवलपमेंट और एनवायरमेंट पैराडॉक्सिकल चीजें हैं। देखो कार्बन इमिशन को लेकर कितनी मारामारी चलती है दुनिया में।
अब भारत अगर डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना चाहता है, तो फिर कार्बन इमिशन की बात आ जाएगी। तुम एक बात बताओ, इसमें इस सिलेबस में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे यूज की नहीं है? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो तुमको कैसे पता चलता औरत को आजादी क्यों मिली, नेशन कैसे बने, रेवोल्यूशंस क्यों हुए, ये सब पता चलता? अब ये ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी पढ़ना ही है, समझना ही है, तब तो ये ग्राफ बना पाओगे। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब गायब हो गए। कुछ लोग कह रहे थे तो सरकार को क्या दिक्कत है, और पैसा छाप के बैंक को दे दे। लो, लोगों ने कहा अडानी अगर भाग गया फिर? बैंकिंग पता ही नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी पता ही नहीं, फिजिकल पॉलिसी पता ही नहीं, रेवेन्यू पॉलिसी तुम्हें तो कम से कम पता होना चाहिए ना। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर ही नहीं पता। तो पहला काम ये करो, बस यहीं पे इसको रोक देंगे। पहला काम ये करो, तुम अपने बेसिक्स को डेवलप करो। इसके सिवा दूसरा काम एनालिसिस को डेवलप करो, और इसको छोटी किताबों से डेवलप करो। जिसने बाइक सीखी होगी तो 99% लोगों ने हीरो होंडा से ही सीखी होगी। किसी ने वो जो पुरानी वाली बुलेट थी स्टैंडर्ड, अगर उससे सीखी होगी तो पैर वैर चला गया होगा। वो जो पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड थी उसका नाम था रॉयल इनफील्ड, वो आम लोगों के लिए थी ही नहीं। वो राजदूत की तरह नहीं स्टार्ट होती थी कि मारे दबा के। उसके साथ अगर तुमने किक के साथ बदतमीजी की तो फेंक देती थी उठाकर। कई लोग तो डिसेबल हो गए उसी चक्कर में। उसको रखना बड़ा फायदेमंद होता था, क्योंकि 90% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। और मान लो तुमने दे दी स्टार्ट करके और आगे बंद हो गई, तो उसको वो घसीट के लेकर आते थे, तो मांगते ही नहीं थे। पर तुम जबरदस्ती अगर करो कि बुलेट ले जाओ मेरी, नहीं नहीं भैया हम रिक्शे से चले हैं भैया, हम इसको नहीं ले आएंगे। और गलती से अगर वो रिवर्स मोड में चली जाती थी, फिर तो पूरी जिंदगी चली जाती थी आदमी की स्टार्ट करने में। अगर वो ओवरफ्लो हो गई, मतलब आप उसका वो ऑयल खोले रह गए, आपको पता होना चाहिए कहां पे उसका ऑयल इमीडिएटली बंद कर देना है। तो कुछ लोग गाड़ी लेके चले गए, खड़ी कर दिए, ऑयल खुला ही रह गया। वो बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करती थी, तो 3 घंटे किक ही मारा, एडमिट हो गए, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। और पहले तैयार करो सेकंड एंड थर्ड पेपर। ऐसा के चक्कर में इनिशियली मत पढ़ो
क्योंकि जब तुम्हारा सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर तैयार हो जाएगा तो तुम अपने आप दो चीजों का डिसीजन ले सकोगे, पहला एस्से लिखने का और दूसरा ऑप्शनल का। पॉलिटी पढ़ चुके होगे, ज्योग्राफी पढ़ चुके होगे, सोसाइटी पढ़ चुके होगे, एनवायरनमेंट पढ़ चुके होगे, इकोलॉजी पढ़ चुके होगे। इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी कोचिंग करो, कोशिश करो 1 क्लास पर डे बस, क्योंकि एक क्लास में 4 घंटे इन्वेस्ट होते हैं। और फिर 3 घंटे का कंसोलिडेशन 7, फिर न्यूज़पेपर 9, और अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो आप एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ ही नहीं पाओगे आप। जैसे शरीर की स्टेमिना बढ़ाने में टाइम लगता है, ऐसे मन की भी स्टेमिना बढ़ाने में टाइम लगता है। और मैंने कहा आप साइंस बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज में आए हो तो एनालिसिस सीखने में टाइम लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट, तैयारी का फर्स्ट पार्ट कि इनिशियली क्या क्या करना है। अगला सेशन लेंगे ऑनलाइन, सेकंड पार्ट, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे मेंस का। गवर्नेंस का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या है, हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर का मतलब क्या है, तो पूरा सिलेबस डिस्कस कर देंगे। पॉसिबली 7 जनवरी संडे पड़ रहा है तभी करेंगे। इतना तुम यहां से शुरू करो, जिनका खत्म हो जाए। और मैं तुम लोगों से, मैं जब पहली बार आया था तब भी मैंने कहा था कि आईएएस बनने का सबसे प्यारा फॉर्मूला है CWNHW। कोचिंग जिस दिन खत्म हो उस दिन तुम्हारा 80% सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। कमांड मतलब अब तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। तो तुम्हें पता है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। एक पिक्चर है तुम्हारे दिमाग में कि साहब 1920 में गांधी जी बड़े दुखी थे। तो क्यों दुखी थे भाई? जब भारत की जनता भी दुखी थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सफरिंग पीपल, तो हम सेल्फ रूल दे सकते हैं, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दे सकते हैं। तो गांधी जी जैसे लोगों ने अंग्रेजों के लिए सिपाही भर्ती करवाए कि ठीक है साहब आप हमें इतनी चीज दे जा रहे हो तो हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो रोलेट एक्ट आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। फिर वो जो उन्होंने दिया 1919 का एक्ट, उसमें डायरकी एक मजाक थी। फिर गांधी जी ने वाइसरॉय को लेटर लिखा कि साहब बहुत परेशान है और आप कृपया हमारे लिए कुछ करें। वाइसरॉय ने लेटर फाड़ के फेंक दिया। बस इस बैकग्राउंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या है? नेशन है ही नहीं, इंडिया नेशन ही नहीं है, फिर कैसे मास मूवमेंट खड़ा हुआ? ये बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट है। नेशन है ही नहीं। देयर इज नो नेशन कॉल्ड इंडिया इन 1920। बट द मास Gandhi succeeds in creating mass movement in India. That was the point of surprise for the British. कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। किसी ने पढ़ा कभी नॉन कोऑपरेशन? जैसे कोई लड़की है स्ट्रीट पे, उसने रस्सी लगा रखी है, उसके ऊपर उसने वेसल रखे हैं, फिर वो स्टिक पकड़कर बैलेंस करके चल रही है, तो तुम्हें सरप्राइज कर दी है ना, क्योंकि रोप है वो।
स्विंग कर रही है ऐसे ऐसे, और उस स्विंगिंग रोप पे उस लड़की ने अपने ऊपर 10 वेसल रखा है और एक स्टिक लेकर स्विंगिंग रोप पे बैलेंस कर रखा है। तभी तो तुम खड़े होके देखते हो कि गिर जाए भगवान, गिर जाए भैया, और जब वो नहीं गिरती तो तुम ताली बजाते हो, ये शानदार। ऐसे अंग्रेज भी गांधी को देख रहे थे कि नेशन है ही नहीं, नेशनल यूनिटी है ही नहीं, इतने लोग को बाहर कैसे बुला लाए तुम? तो कोई तो फॉर्मूला उस आदमी ने लगाया होगा। भारत के जितने बड़े बड़े लीडर हैं सब लंदन में बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही। मालवीय, जिन्ना, अंबेडकर सब लंदन में। अंग्रेजों ने कांग्रेस को, गांधी जी को बुलाया ही नहीं, कहा तुमको बुलाएंगे ही नहीं, जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, क्योंकि बाकी लीडर तो यहीं बैठे हैं ना, हिंदुओं के लीडर बैठे हैं, मुसलमानों के लीडर बैठे हैं, दलित के लीडर बैठे हुए हैं, सब यहां बैठे हैं, जाओ तुम देखो बिगाड़ो। और पिछली बार तो तुम्हारे पास एक मुद्दा था जलियांवाला, इस बार क्या समझाओगे लोगों को जाके? इस बार पब्लिक को कैसे भड़काओगे? गांधी ने कहा हम खेलेंगे। सियारदास बड़े दुखी थे कि बाबा कुछ नहीं का, बोले हम खेलेंगे ना, हम जाएंगे वन डाउन। कितना स्कोर है? बोले 430। बोले हम मारेंगे, जाने दो, पैड लाओ, एडी लाओ, ग्लव्स लाओ, हेलमेट कहाँ है? पहले ही ओवर हम मार दिया 30 रन, अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रोक दिया कि रहने दो भैया। 10 ओवर 172 रन। वो तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड हिल गया एकदम से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? What is happening in India? What this bloody old man is doing? बोले साहब ये मंत्र अंदर जानते साहब, कुछ है साहब, ये है, इससे कुछ है। तुरंत तेज बहादुर सप्रू को भारत भेजा कि जाओ निकलो यहां से। जी सरकार। बोले जाओ गांधी से बात करो। कह दो सरकार उनको लंदन बुलाना चाहती है, महारानी से भी मिलाएंगे। अच्छा, तेज बहादुर सप्रू उपरू भाग के आए इंडिया। हे बाबा एक बार बात कर लो इरविन से। गांधी ने कहा हम तो बात नहीं करेंगे इरविन से, टाइम नहीं है, कार्ड खेलना है। अरे बोले 5 मिनट, बोले मीटिंग अरेंज करो। गांधी इरविन पैक्ट। इसको बोलते हैं दम। आज के लोगों को देखो, मोदी जी को गाली दे रहे हो। मोदी जी को क्यों दे रहे हो? नीति की आलोचना करो, पता ही नहीं। पॉलिसी की आलोचना करो, पता ही नहीं तुमको। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तभी तो व्यक्ति को गाली दे रहे हो, और व्यक्ति को गाली दोगे पावर सेंटर में बैठा है, वो तुरंत अपने ऑफिसर को बोल देगा। प्राइम मिनिस्टर स्टेट के डीजीपी को बोल दिया कि देखो जरा ये गांजा लेके बैठा हुआ शिप में। हाँ साहब, बेल्ट के अंदर लगाया था, रखा है ना। अब तुम किसी के भी बेटे हो, पकड़ लिया कमिश्नर ऑफ मुंबई,
चले है साहब, दो 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 पुड़िया थी साहब। वो बंदा चिल्ला रहा है कि साहब बहुत नेताओं ने घूम रहे हो। पॉलिसीज का विरोध किया जाता है, व्यक्ति को गाली नहीं दी जाती। डॉक्टर अंबेडकर गांधी की पॉलिसीज का विरोध करते हैं, गांधी को गाली नहीं देते। डेमोक्रेसी का मतलब सरकार की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। और क्रिटिसिज्म मतलब बुराई नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी व्यक्ति को गाली दोगे। और जब तुम पर्सनल हो जाओगे तब वो पर्सनल नहीं होगा। तब जब वो पर्सनल हो जाएगा तब तुम कहोगे ईडी लगा दिया भैया। पता लगा तुम येलो चप्पल पहन के गए और उसी में रेट मार दिया कि सोने की चप्पल थी। नहीं नहीं कलर है, नहीं सोना, इट्स येलो गोल्ड, लिख दिया गोल्ड का चप्पल 16 करोड़ का। पर्सनल क्यों हो रहा है किसी से? गांधी लंदन जा रहे हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। फिर हिंदुस्तान का आदमी कह रहा अरे भैया चरखे से आजादी थोड़ी आई थी। हाँ तो पता है चरखे से नहीं आई थी। जब नेशन नहीं था तो अवेकनिंग का काम किसने किया? गांधी ने। उस अवेकनिंग में लड़ाई किसने की? भगत सिंह और बोस ने। तो दोनों का अलग अलग रोल है। लड़ाई किसने की? भगत सिंह ने। जान किसने दिया? भगत सिंह ने। लेकिन जनता को अवेकनिंग किसने किया? तो गांधी जी को हटा दो, फिर से भगत सिंह को लेकर आओ। तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, देखने का नजरिया। सुभाष चंद्र बोस एक नेचुरल फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। तो जापान एनिमी था ब्रिटेन और यूएस का, तो उन्होंने कहा ठीक है यार जापान से दोस्ती करके इनको मार के भगाओ। गांधी जी ने कहा क्या जरूरत है, दूसरे के बल पे लड़ने की क्या जरूरत है, अपने बल पे लड़ेंगे। दूसरे के बल पे किसी का मकान कब्जा करने गए, पता लगा उसने कब्जा तो करवा दिया, फिर तुम्हारे घर पे उस पे दोनों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि तुम ताकत तो दूसरे की ताकत से लड़ रहे हो ना। ईस्टर्न पाकिस्तान जीत लिया था तो फिर अब भारत में मिला लेना चाहिए था। अमेरिका का अटलांटिक चार्टर क्या कहता है? एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ। तो भारत ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को और अमेरिका को 1971 में, वी बिलीव इन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अच्छे लोग हैं भैया। पहले कश्मीर, तो कश्मीर में भी कराएंगे रेफरेंडम। पाकिस्तान से कहते हो पीओके दे दे, आधे घर में रेफरेंडम होगा, पूरे घर में होगा। उससे कह दो पीओके दे दे। अब वो कैसे कहते पीओके हम गिरवी रख दिए चाइना को, उसके पास हो तब तो दे। तो ना पाकिस्तान पीओके दे पाएगा ना रेफरेंडम होगा। तो अब कोई दूसरी सिचुएशन निकाली जाएगी, क्योंकि रहना सबको साथ में है।
मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं दिल्ली वगैरह में तो एक साथ 3 जगह एडमिशन ले लेते हैं, जीएस, ऑप्शनल, सी सेट, 9 घंटे क्लास में, शाम को निकल के अपना ही नाम पूछ रहे ना, आई कार्ड उलट पलट के देख रहे कि भैया हम ही है, अच्छा हम ही है, तभी तो पता चले कहाँ जाना है। जो आदमी 9 घंटे क्लास में बैठेगा वो घर पे क्या हजम करेगा? फिर आगे कह रहे हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों, क्या करते हो? नहीं सर 3 3 क्लास कर रहे हैं, और कितना पढ़ोगे? 3 क्लास का मतलब 9 घंटे, वो भी उस आदमी के लिए जिसको ह्यूमैनिटीज में कहां से कौवा भी नहीं पता। वो क्लास में बैठ गया, वो सोशल इश्यूज टीचर पढ़ा रहा है, कल विद्याधन योजना देख रहा है कि यार अरे भैया ये क्यों हो गया? फिर वहां से उठे पब्लिक एड की क्लास में चले गए, वो अलग थ्योरी पकड़ा दिया। फिर सी सेट में क्लास में बैठे हो कह रहा देखो ये फॉर्मूला ऐसे रिड्यूस कर दो, बोले बाहर में गया रिड्यूस। अब कहीं जाओ पहले एक क्लास पकड़ो 3 4 महीने, जब वहां तुम्हारा डाइजेशन लेवल अच्छा, और जाने की जरूरत ही नहीं है। पुणे है, बैंगलोर तो तब भी थोड़ा सा महंगा शहर है, पर इंडिया में बड़े सारे शहर हैं। अब तो सारे शहरों में लाइब्रेरियां बन गई। अब तो स्टूडेंट लॉबी के लिए इतना फायदा हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई है, आप अपने शहर में रह के पढ़ो, कोई जरूरी है दिल्ली में रह के 40 30 हजार रुपए महीना खर्चा करना? आपका बहुत मन है कि नहीं दिल्ली ही जाए, हम तो हज करने जाएंगे, जाओ। कल परसों 2 3 लोग शाम को मिले, हम सर वहां वाजीराम में थे। अच्छा कब थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले अब यहाँ क्या कर रहे हो? सर तैयारी कर रहे हैं। अकेले में कोई मिल जाता पकड़ के साइबेरिया भिजवा दिए होते। मेंस लिखे, अभी तो नहीं लिख पाए। 4 साल, कौन 4 साल तैयारी करता है, वो भी आज के समय में? हाँ, आपके घर में फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है तब आप कर सकते हैं। जब आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। एक बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा, नहीं हुआ तब आप प्लान बी पर काम करेंगे, कहीं नौकरी कर लीजिए, कुछ करिए, और 4 घंटे रिवीजन का रखिए, कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको 4 से 6 घंटा रिवीजन का मिल जाए। कितनी स्कूल की कोचिंग चलती है, स्कूल की क्लास 9 10 11 12 की कोचिंग चलती है ना, किसी को ज्वाइन कर लीजिए। अरे 9 10 की फिजिक्स नहीं पढ़ा पाओगे, पढ़ा लोगे, और जिसकी कोचिंग है उससे कह दो भैया मिनिमम पैसा दे दो, और मिनिमम पैसे में गुड गवर्नेंस दे रहे हो तुम। माँ बाप आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाई, तो कोचिंग आने के लिए परेशान रहता है। सबसे अच्छा तुम लोग का काम तो यही है। क्या कितनी स्कूल की कोचिंग्स हैं, टीचर वहां मैनेजमेंट से कहते हो कि भैया एक इंट्रो क्लास दिलवा दो, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। एक फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायो की क्लास ले लो, और थोड़ा रियलिस्टिक बना के पढ़ाओ चीजों को, लाइव एग्जांपल्स ले लो। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सोचो अच्छे ढंग से। अगला संडे कब पड़ रहा है? 1 तारीख के बाद, 8 तारीख को, 8 तारीख को, तो 8 तारीख को पार्ट 2 लेंगे, पूरा मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।